नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या संघाई में होगी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात? चीन विदेश मंत्रालय ने जवाब देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और विस्तार से हम दर्शकों के पास चलते हैं इस खबर को लेकर। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में समरकंद में 15-16 सितंबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक इस क्षेत्रीय संगठन का चेहरा और जो है दायरा दोनों बदल देगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और इस मीटिंग के साथ एससीओ में हो रही ईरान की एंट्री और डायलॉग पार्टनर के तौर पर 4 अरब देशों समेत 6 देशों के दाखिले से यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सहयोग संगठन बन जाएगा, जिसमें कि पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व एशिया के देशों की नुमाइंदगी होगी। इस बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चाइना के कह सकते हैं प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की जो यहां पर उपस्थिति होगी वो भी काफी अहम होगी। और इसी मुद्दे पर हम क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार के साथ में। तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से ये बैठक होने जा रही है, 2 दिन की ये बैठक है 15 और 16 सितंबर को। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से आपने शुरू में ये सवाल कर दिया था कि ये जो बैठक होने जा रही है इसमें प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और साथ ही पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री और चाइना के भी प्रधानमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये अब सवालों का जो घेरा है वो खड़ा होता है एक तरीके से नजर आ रहा है। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान से हमारे जो नाते हैं, संबंध हैं, वो ठीक नहीं चल रहे थे, तो इसमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, किस किस मुद्दों पर वो चर्चा करने वाले हैं पीएम से, और ये भी सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा था कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके मद्देनजर हमारे जो संबंध थे पाकिस्तान के साथ वो खराब होते हुए भी नजर आए थे। तो ये देखने वाली बात होगी। काफी उम्मीदें इस बैठक से लगाई जा रही हैं फिलहाल के लिए। धन्यवाद तुषार। जैसा कि तुषार ने बताया कि पुलवामा अटैक के बाद से जो है भारत और पाकिस्तान की बातचीत फिलहाल बंद थी और उसके बाद ये बैठक हो रही है। कोरोना काल के बाद भी ये बैठक हो रही है, इसलिए बैठक काफी अहम है। इसी मुद्दे पर हम जोड़ेंगे, हमारे साथी सहयोगी है मानसी। क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये बैठक काफी अहम होने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल शोभित जी, आपने सही कहा कि ये बैठक इस बार बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि आप जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अभी जो चाइना और हमारे भारत के साथ में जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा खराब चल रहे थे, क्योंकि पिछले साल वहां पे जो चाइना है उन लोगों ने हमारे भारतीय सैनिकों को मारा था। इसके बाद से भारत और चाइना के बीच में काफी तनातनी चल रही थी और अब जब आज शाम को नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच जाएंगे, तो इसके बाद देखना ये होगा कि इस मुलाकात में वो जो चाइना के राष्ट्रपति उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी मुलाकात पर क्या चर्चा होती, तो ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 इस समय पहलू निकल कर आ रहे हैं। एक पहलू पे बात की है हमारे साथी सहयोगी तुषार ने और दूसरा मानसी ने बताया, क्योंकि जो दोनों मुद्दे हैं वो भी काफी अहम है। पाकिस्तान का भी मुद्दा था जो पुलवामा अटैक के बाद से भारतीय दल के साथ में कह सकते हैं पाकिस्तान भारत के बीच के संबंध में खटास देखी गई और इसके बाद में जो गलवान घाटी में जिस तरह से चाइना की सेना ने जो है कदम आगे बढ़ाया और उसके बाद में भारत ने भी कड़ा संदेश दिखाया और उसके बाद से भी तकरार की स्थिति जो है दोनों देशों के बीच में बनती हुई दिखाई दी थी और इसके बाद में कोरोना काल का भी खंड देखा गया। उसके बाद में ये बैठक नहीं हो पाई थी और अब इतने दिनों के बाद में ये बैठक फिर से हो रही है। इस बैठक भी अहम है क्योंकि इस बैठक में 15 देशों के जो है राजनयिक कह सकते हैं, राजनेता कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, 15 देशों के जो वरिष्ठ है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं 15 देशों का, उन लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और वो सिलसिला जो है वो शुरू भी हो गया है। इसी मुद्दे पर हम चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जो है आज शाम को पहुंच जाएंगे और इसमें 2 बातें प्रमुख रूप से निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान और दूसरा चाइना, दोनों के जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और चाइना के शी जिनपिंग जो है वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। हालांकि चाइना की तरफ से बातचीत को लेकर फिलहाल कोई जो है स्पष्ट संदेश देखने को नहीं मिल रहा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि ये है क्या, शंघाई सहयोग जिसको कहते हैं वो है क्या बेसिकली एससीओ। वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे नाटो है, नाटो एक संगठन है,
उसी का जवाब देने के लिए ये बना हुआ एक संगठन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो रक्षा का जब मामला बनता है, इस पूरे मध्य पूर्व से लेके दक्षिण एशियाई जो देश जिनमें शामिल होते हैं, तो वहाँ रक्षा पे एक बहुत महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। दूसरा जो है आर्थिक मुद्दों को लेकर क्या सहयोग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे एक दूसरे का साथ देके इस पूरा ये जो दुनिया का ये क्षेत्र है पूरा, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही में विदेश नीति को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है और निर्णय और नीतियां जो है, ये भी इस जो संगठन जो बना है SCO, इसकी जब बैठक होती है और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगह पे होती है। अब देखेंगे आगे, और तो भी इसी सितंबर में सभी राष्ट्राध्यक्षों की एक और बैठक जो है होने वाली है। तो वो पहले से अब हम जैसे सब लोग जानते हैं, या अगर नहीं जानते तो बता दूं मैं कि ये कोई ऐसे तो नहीं होता कि हम बस मीटिंग फिक्स कर दी और शोभित भाई मैं और आप मिल लिए, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ पे उससे पहले जो बैकडोर चैनल से और एक पूरा डिप्लोमेटिक तरीका होता है, उस तरीके से एक पूरे संगठन में जितने भी देश शामिल हैं उन सबका एक ढांचा तैयार होता है कि अगर ये बैठक हो रही है तो इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी और कौन कौन से मुद्दे पर नहीं होगी, क्योंकि सहमति भी सबकी होनी जरूरी होती है। हर एक मुद्दे पर हर एक देश अपनी सहमति से या तो चर्चा करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो जब वो मेजोरिटी बन जाती है पर उस मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल होती है। पर जो प्रमुख मजबूत जो कहते हैं ना कि जो बड़े देश होते हैं, जो प्रभावी देश होते हैं, उनका एक प्रभुत्व छोटे देशों पर हमेशा इन सब पूरी चर्चाओं में इस मामले में रहता है। तो इसमें 3 बहुत बड़े देश हैं, रशिया है, चाइना है और भारत है। ये 3 बड़े देश है इसमें। तो पुतिन और इनकी तो मुलाकात नरेंद्र भाई की तो होने वाली है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और ये हम सब जानते हैं कि यूक्रेन पर रशिया का जो हमला अभी भी चल रहा है, जो अभी भी वो समाप्त नहीं हुआ है, उस घटना के शुरू होने के बाद ये दोनों नेता पहली बार मिलेंगे इस पूरे मामले में। और चाइना के जो राष्ट्र प्रमुख हैं शी जिनपिंग, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर अभी चीन की ओर से, चाइना की ओर से कुछ आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया गया नहीं है। अब हमारा और इनका जो है चीन का, वो एक बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे ऊपर है। और हम जानते हैं कि जो टकराव सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर के हिस्से में जो हम बार बार देखते हैं, डोकलाम हो या अलग अलग 2-3 और भी आसपास के इलाके हैं, तो वहाँ पे अभी खबर आ रही थी कि अतिक्रमण पहले करने की कोशिश की जा रही थी। अभी हमने कुछ दिनों पहले ये खबर भी हमारे सामने आई थी कि वहाँ चीन जो है वो कॉलोनीज बना रहा है, वहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और उसके बाद एक खबर ये भी आई कि अब दोनों देश को जो सैन्य है वो अपनी अपनी तरह से हट रहे हैं वहाँ पे। तो अब ये देखिए, ये पूरा डिप्लोमेटिक होता है पूरा मामला, और इसमें जोश में आके कोई होश खोता नहीं, कभी नहीं खोता है। तो चीन और भारत के बीच में क्या चर्चा होती है, ये इस सहयोग वाली जो बैठक होने जा रही है उसमें देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस जो भी चर्चा इस बैठक में होगी, चाहे वो 2 देश के बड़े लोग जो हैं, प्रमुख लोग मिले या ना मिले, पर उनकी विदेश विदेश मंत्रालय के लोग तो बिल्कुल मिलेंगे, वो तो बातें होंगी। पर आगे जो और 15 या ये एक और बैठक अभी जो होने वाली सितंबर में, डेट भूल गया, उसके बाद भी जो एक मतलब ये लगातार ये बैठकें होने वाली है, शेड्यूल्ड हैं ये। तो उसमें आज इस बैठक में जो चर्चा होने वाली 2 दिन चलेगी, अभी 15, 16, 17 3 दिन का होगा। तो उसमें किस तरह से बात होती है, जो हमारा मुद्दा सबसे पहला तो सरहद वाला होगा, वो स्वाभाविक रूप से होगा कि सरहद का मुद्दा हमारे लिए होगा कि भैया आप वहाँ जो घुस के आ रहे हो, वो आप अब ये गलती मत करो। और इस पर हमारा एक कड़ा रुख विदेश नीति के जरिए हम रखेंगे, वो हमको समझ में आ रहा है। रशिया से क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक करार है ही है कि अगर युद्ध की स्थिति खड़ी होती है और अगर एक देश दूसरे को कहता है कि आपको हमारे साथ इस युद्ध में हमारे साथ रहना पड़ेगा, तो वो करार है हमारा, उसके साथ एग्रीमेंट है। तो और चीन भी, पूरी दुनिया जानती है कि ये है। तो इस स्थिति में हमारा आज भी रशिया अच्छा मित्र है। हालांकि हमने हमारी विदेश नीति में बहुत सारे ऐसे कुछ बदलाव किए हैं जिससे चलते जो अमेरिका हमसे दूर रहा करता था, अब वो भी कुछ जो है उनको भी हमारी ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई है।
और हमने कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले ये भी देखा कि ट्रंप अभी से जो कुछ प्रचार में लगे हुए हैं, तो वो अभी भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त थे, उस तरह का एक नारा लगाते हुए भी देखते हैं। हम लोग ने उस खबर को देखा हुआ था। तो भारत जो है अपना एक जिस तरह से अंगद का पांव जमा था लंका में, उस तरह से अभी देश के अन्य देशों के मुकाबले जो सुपर पावर कंट्रीज है वो तो हम अभी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरफ अपना एक महत्व, अपना एक वजन, अपना कद बढ़ाते जा रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं ये भी बिल्कुल कहना चाहूँगा इस मुद्दे पे कि इस बैठक के बाद भी और भी बहुत सारी बैठक जो है SCO की होने वाली है, और इसको नाटो के समकक्ष बनाया जाए हर मुकाबले में, हर तरह से, हर एस्पेक्ट में। ये कोशिश ये सभी देशों की रहने वाली है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये निकल कर आ रहा है कि बात हमने कर ली, चाइना की बात की, हमने रसिया की भी बात की, पाकिस्तान इस बैठक में उसकी भी अहम भूमिका होगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, इमरान खान की सरकार थी उस दौरान पे, और इसके बाद सत्ता परिवर्तन भी पाकिस्तान में देखा गया, और भारत के साथ में बातचीत उस पुलवामा अटैक के बाद से नहीं हुई। जिस तरीके से बातचीत का दौर शुरू हुआ था पहले, और पुलवामा के बाद लगभग बंद होता हुआ वो नजर आया, और अभी भी बंद है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुलाकात के बाद कुछ जो है मायने बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, पाकिस्तान हमारा एकदम बिल्कुल जिससे हमारी सरहद जुड़ती है या बढ़ती है, उस तरह का एक नेबर कंट्री है। और आपने ये भी सही कहा, पुलवामा के बाद जो है उस तरह की वार्ताएं नहीं हो रही, ये भी सही है। लेकिन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने पचड़ों में इतना उलझा हुआ है कि अब वो किससे बात करें। अब वहाँ कोई स्थायी है नहीं। इमरान खान अपनी कुर्सी बताते बचाते वो चले गए, उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब आए, लेकिन जब से आए तब से उनकी पनौती बैठी हुई है, ठीक है। अब जिस तरह से बारिश में ये जो बांध टूटे और जो हजारों लोग मर गए वहाँ पे, और जो कुदरती आपदा जो वहाँ पे आई है, उसके बाद तो पाकिस्तान की स्थिति है कि वो कटोरा लेके खड़ा हुआ है और सबसे जो है वो कह रहा है कि भाई इसमें कुछ डालो, ताकि हम लोग जो हैं वो कुछ फिर से, क्योंकि उनको तो अभी अपने आप को खड़ा कैसे रखना, ये एक सवाल है। अब वो जब अपने अंदरूनी जो मसले हैं, जो अभी तो कुदरती आपदा से जुड़े हुए, लेकिन साथ ही में इमरान खान भी कुछ चुप तो बैठे नहीं रहे, वो भी तो अपना वहाँ पे रिवाइवल का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत, अभी पाकिस्तान इज़ ए हाईली डिवाइडेड कंट्री नाउ, दो दे आर ऑल मुस्लिम्स, इट्स एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन फिर भी वो अंदर से इतना डिवाइडेड है अभी। और बलूचिस्तान का अपना खुद का मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है अभी वहाँ पे, ठीक है। अफगान जो सरहद उनसे लगती है, वो अफगानी उनसे खुश नहीं है, ठीक है। हमने अभी देखा पाकिस्तान अफगानिस्तान की मैच हो रही थी, दोनों दर्शकों के बीच में जो मारामारी और हाथापाई हुई, हम सब ने जो है ऑन कैमरा टीवी पे देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। तो पाकिस्तान का इसलिए मैं ज़्यादा रिलेवेंस अभी ना हम इसको दे रहे हैं इतना, क्योंकि वो खुद उस स्थिति में पहुँच चुका है, उस कगार पे आके खड़ा है जहाँ पे उसको अपने आप का, अपना खुद का जो अस्तित्व है उसे कैसे बचाया जाए, कैसे अपने पैरों पे खड़ा रहा जाए। हालांकि वो तो अमेरिका के ही समर्थन से, सपोर्ट से हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन अभी वहाँ भी, क्योंकि अमेरिका भी जो है खुद बहुत अंदर से टूट रहा है, वहाँ भी एक जो ट्रंप का डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उसने बहुत हालत वहाँ पे ख़राब कर दी है। और हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका पहली बार जो है वो पूरे जगत का जमादार हुआ करता था, वो इस बार यूक्रेन वाले मामले में कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ उसने वेपन भेजे हैं और कुछ नहीं किया उसने। तो वो भी अपनी सीमाएं और मर्यादा है जो उसको अभी अब उसको मानना उसने शुरू किया है। चीन अनडाउटेडली बहुत ताकतवर है, और चीन को एक मैसेज देने के लिए अमेरिका ने वो जो उनकी सेनेट की जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थी, महिला, उनको वहाँ पे भेजा था। इट वॉज ए सिम्बॉलिक जेस्चर कि भाई हम अभी भी हम दादा हैं, इट वॉज जस्ट ए जेस्चर। तो इस स्थिति में अब, क्योंकि ये तो ये हमारे मध्य पूर्व एशियाई देशों का संगठन है पूरा, तो यहाँ पे पाकिस्तान खुद अपना एक वजूद जो है वो अभी तलाश रहा है, ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए वो इतना मैटर करता है कि हम उस पर इतना फोकस करें। फोकस तो देखिए हमेशा रहना चाहिए हर चीज़ पर, लेकिन जब प्रायोरिटी वाला मामला आता है तो हमको पता है कि वो खुद टूटा हुआ है और टूट सकता है। आने वाले समय में संभावना, बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय नीति और राजनीति और सोशियो पॉलिटिक्स के जानकार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कोई अचरज नहीं होगा अगर पाकिस्तान आने वाले समय में अपने आप में ही बट जाए, टूट जाए।
सिंध अलग हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पंजाब जो है उनका जो हाँ वो अलग हो जाएगा, ये सब संभावनाएं अभी दिखाई देती है लोगों को। तो हो सकता है कि शायद कूटनीति के तहत कहीं भारत जो है वो उसमें कहीं कुछ रोल प्ले करे, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उससे ज़्यादा भारत का कोई इंटरेस्ट मुझे लगता नहीं कभी पाकिस्तान में होना चाहिए। हमने उनको सहाय ऑफर की थी, लेकिन उसके बाद तो आगे कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है ये 3 देश अभी जो है जो बातचीत करेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा, और पाकिस्तान वहाँ जाएगा, बस मदद मांगेगा कि हमको खड़ा करने में और ठीक होने में आप सहायता कीजिए, उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है कल के बाद जो दृश्य है वो बदलता हुआ नजर आएगा इस बैठक के बाद। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में 2 सगी नाबालिग दलित बहनों की पेड़ पर लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। और उधर इस घटना के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था की मजबूती की बात पिछले कुछ दिनों पहले सरकार के द्वारा की गई थी, अब उस पर ही सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। विस्तार से बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 सगी नाबालिग दलित बहनों की पेड़ से लटकती लाश मिलने के बाद तनाव का माहौल है, और इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों की जो है इलाके में तैनाती भी की गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो है सुबह बयान आया है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कार्रवाई की मांग जो है वो धीरे धीरे तेज होती हुई जा रही है। और जो रोष है जनता में इस घटना के बाद वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है, तुषार के पास चलेंगे। तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर अभी तक? बिल्कुल शोभित, जिस तरह से लखीमपुर खीरी से जो मामला सामने आया है, 2 सगी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले हैं, उनके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरे देश को इस मामले ने शर्मसार करके रख दिया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। 3 नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव उसमें शामिल हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें शामिल हैं और मायावती उसमें शामिल है। तीनों ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। तो बता दें, अखिलेश यादव ने जो हाथरस की बेटी के साथ हत्याकांड का मामला सामने आया था, उसी से उसे जोड़ते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये मामला एक बार फिर से रिपीट हो गया है। तो इसी के तर्ज पर मायावती ने कहा है कि आरोपियों का जो खौफ है वो कुछ भी नहीं है, और साथ ही वो बेखौफ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो योगी सरकार पर, उनकी कानून व्यवस्था पर वो सीधे तौर पर तंज कसती हुई नजर आई। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर तंज कसा है, और साथ ही कहा है कि विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है क्या, ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। और आपको बता दें, साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि जिस तरह से जो कानून व्यवस्था खराब होती हुई नजर आ रही है, या फिर कह सकते हैं कि जो बेटियों के साथ उनके जो शव हैं वो पेड़ से लटके हुए मिले हैं, प्रियंका गांधी ने इस पे सीधे तौर पर तंज कसा है योगी सरकार पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले लखीमपुरी में ही हमने किसानों के साथ में जो है बहुत बड़ा जो वहां पर आपराधिक मामला सामने आया था, किसानों की हत्या हुई थी, और उसमें खुद जो है बीजेपी के मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप लगा था, उसका केस भी चल रहा है और उसमें फिलहाल वो जेल में भी बंद है। तो इस तरीके से लखीमपुर फिर एक बार फिर इस घटना के जरिए जो लगातार है फिर जलता हुआ नजर आ रहा है, और उसको कम करने के लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन वहां पर जो हालात पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए। इसी खबर पर हम जुड़ते हैं, हमारे साथी वरिष्ठ जो हैं सहयोगी हैं जय शर्मा जी। क्या कुछ अपडेट है सर जय शर्मा जी? क्योंकि जिस तरीके से मायावती का ट्वीट सामने आ गया, अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और प्रियंका गांधी भी जो है इस घटना में उनका भी ट्वीट और कह सकते हैं आक्रामक हमला जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो करती हुई दिख रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुमित, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये घटना पहली नहीं है। ये ट्वीट वॉर और ये पुलिस और साथ साथ में योगी सरकार के ऊपर निशाना साधना, ये सब चीज़ें हम पहली बार नहीं देख रहे। सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ही तुषार ने भी कहा कि ये इससे पहले हाथरस के मामले भी आपने देखे, उससे पहले भी 3 मामले, और मैं इस बार बात करना चाहूँगा यही रिगार्डिंग्स है, क्योंकि जब जब ऐसी घटनाएं घटती है तब सब उभर के सामने आते हैं, ट्विटर वॉर चलती है, प्रत्यारोप आरोप होते हैं, पर ये सब हो क्यों रहा है? देखो, ये पूरी घटना की अगर हम बात करें तो ये निधासन इलाके की घटना है। ये बुधवार को हुई थी, जिसमें 2 बहनों, यानी एक 17 वर्ष की उम्र की है और एक 15 वर्ष की उम्र है, और निधासन कोतवाली क्षेत्र के तामोलिनपुरवा गांव में ये जो 2 लड़कियां हैं वो दलित लड़कियों के शव पेड़ पे लटके मिले।
यहां से शुरू हुई कहानी, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना बनती है, सबसे पहले शोभित बता दूं कि जब ऐसी घटना बनती है तब वार पलटवार, पॉलिटिक्स, पुलिस प्रशासन, ये सब पे ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन वाली, जो प्रियंका गांधी ने कहा कि विज्ञापन देने से ये सब केस सॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि आगे भी हमने देखा है कि पिछली जो वारदातें हुई थी हाथरस कांड, उसमें भी आपने देखा कि जैसे ही ये सब पॉलिटिक्स और ये सब आता है तब वो जांच कहां पे पहुंचती है। ये पूरी घटना बुधवार की है। बुधवार शाम करीब 5 बजे ये किशोरियों का पिता जब घर पे नहीं थे तब वो धान काटने गए थे और उनकी पत्नी बीमार थी और ये 2 लड़कियां एक जो थी वो दोनों बाहर बैठी थी और ये बुधवार की शाम को महिला ने अचानक शोर मचाना शुरू किया। उसकी बेटियों को कुछ लोग खींचकर गन्ने के खेत में ले जाते। ये सब घटनाएं घटती है। तब दूसरा एक सवाल ये भी हो रहा है, सुबित के आजू बाजू में कोई नहीं था, क्योंकि एक ये भी मामला है। और एक दूसरा के महिला का शोर सुनकर जब गांव के तमाम लोग खेतों की तरफ जाकर तलाश शुरू कर दी तो महिला ने बताया कि एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग आए थे। तो ये सब घटना घटती है तब सामान्य नागरिक जो आजू बाजू के रहने वाले हैं उनको भी ये सब चीजें उनको भी फोकस करनी चाहिए। करीब ये पूरा 45 मिनट बाद गांव के करीब पौने किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में लगे खैर के एक छोटे पेड़ पर दुपट्टे से सहारे दोनों लड़कियां लटकती हुई मिली। एक किशोरी के पैर भी जमीन पर लग रहे थे। सूचना पाकर कोतवाल चंद्रभान यादव जो ये पूरा संभाल रहे केस, वो भी गांव पहुंचे थे। हालांकि अब भी तहरीर नहीं दी है और शव देखकर गांव वालों ने हंगामा भी शुरू किया था और पुलिस प्रशासन और जो हमेशा ये सब जो घटनाएं घटती है तो वो घटना घटनी चालू हो गई। घटना के बाद निधासन में लोगों ने चौराहा जाम कर दिया, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए और पुलिस ने भी उन्हें ये सब पूरे घटने के मामले, ये पूरा मामला है उसकी जांच की भी उनको तसल्ली दी। पर ये तसल्ली के साथ साथ अभी देखा जाए तो आगे के जो केस है उसमें भी जब तसल्लियाँ दी गई है तो वो केस कहाँ पे पहुँचे। ये सब केस ऐसे हैं सुबित के जिनको फास्ट ट्रैक पे भी चलाना चाहिए। उधर घटना की सूचना पर लखनऊ ने जो लखनऊ के आईजी है उनका लक्ष्मी सिंह भी वहां पे पहुंच गए थे और दोषी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे, ऐसा एडीजी ने कहा। कि प्रदेश के एडीजी जो है वो कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने ये कहा है कि लखीमपुर खीरी के निशासन इलाके में जो ये घटना घटी है, ये जो घटना घटी है उसकी आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह को भी मौके पर भेजा गया था और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ये यूपी के लखीमपुर खीरी में ये जो 2 दलित सगी बहनों के शव पेड़ पर लटकते मिलने के बाद उनकी मां ने भी 3 युवक पर हत्या का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि 3 लड़के आए और उनकी दोनों बेटियों को घसीटकर वो ले गए थे गन्ने के खेतों में और थोड़े टाइम बाद उनके शव पेड़ से लटकते हुए मिले। अभी ये जो जितनी भी घटनाएं घट रही है और ये घटना निधासन थाना इलाके में थी और तमोलिन गांव की थी और ये संजीव सुमन से भी भीड़ की बहस भी हुई थी और एसपी भी आए थे। पूरा फोर्स, जैसे आपने बताया कि एक वहां पे गांव कम पुलिस स्टेशन जैसा ज्यादा लग रहा था, ऐसा माहौल भी देखा गया। पर ये मृतक लड़कियों की मां ने बताया कि घटना में शामिल आरोपी पड़ोसी गांव के ही थे, यानी आजू बाजू के ही रहने वाले हैं, जिनको ही पता था कि कब कौन कहां कैसे जाएगा। और यही जब ये सब जब हो रहा था तब आक्रोशित जो भीड़ हुई थी उन्होंने यही कहा था कि नेतागिरी मत करो, जिसके बाद लोग और भड़क उठे थे। इस दौरान लोगों से बहस भी हुई पुलिस की और वहां के लोगों की, और जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिस तरीके से अभी हम बात करें तो पीलीभीत में भी 24 घंटे के अंदर ये 2 गैंगरेप की घटना हुई है। पुलिस महकम में भी हड़कंप मच गया है। पहले 16 वर्षीय दलित किशोरी से उसके घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है और इसके बाद उस पर डीजल डालकर आग लगा दी जाती है। लड़की को झुलसी हालत में अस्पताल में भी भर्ती कराया जाता है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ गैंगरेप सहित कई धाराओं के भी केस दर्ज किए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं शोभित सामने आ रही है। और एक 25 अगस्त की भी बात करें तो यूपी में मंचलों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब 25 अगस्त ऐसे लोग को ना तो समझ की परवाह है ना उसकी बात, क्योंकि ये जो बल पर नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की, हालांकि लड़की के विरोध के कारण उसकी मां मौके पर आ गई और इसके बाद दोनों युवक असलहा लहराते हुए मौके से भाग गए। ऐसी घटना बार बार क्यों घट रही है, वो भी एक सबसे बड़े
सोचने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में ये 3 केसेस, और थोड़ा सा पीछे जाए तो हाथरस के बाद 3 जगह पर रेप की घटनाएं हुई। बुलंदशहर में भी रिजवान अहमद वाला केस, जो 14 साल की बच्ची पे गैंगरेप हुआ, वो भी ललित थी। आजमगढ़ का जो केस था, दानिश केस में भी 8 साल की बच्ची पे रेप हुआ। और बलरामपुर में भी शाहिद और साहिल ने 22 साल की लड़की से गैंगरेप करके उसे पूरी तरह पीट कर मार दिया। ये सब केसेस आ रहे हैं शोभित, पर इसमें अगर तड़की जाए तो सबसे ज़्यादा दलित लड़कियों के ऊपर ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ये जितने भी मैंने केसेस की बात की शोभित, उसमें सबसे ज़्यादा दलित लड़कियां हैं, पर उनको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? और ये जितने भी केसेस है उसमें पुलिस कौन सी तह तक जाती है? जिस तरीके से कितने लोगों को अभी पकड़ने की बात हुई है, क्योंकि ये करीबन 22 या 24 घंटे भी हो चुके हैं सुबित। अभी थोड़ी जिस तरीके से पुलिस फोर्स ने कहा है कि तुरंत ही उनको पकड़ लेंगे, तो लगता है कि थोड़ी देर में कुछ बड़ा भी खुलासा सामने आएगा, शाम तक बड़ा खुलासा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रजा का आक्रोश देख रहे हैं, वहां पे लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। तो कड़ी से कड़ी सी सजा भी मिले, उसके लिए भी वहां के लोग कह रहे हैं। और शोभित, ये सब केसेस में जिस तरीके से फास्ट ट्रैक केसेस होते हैं, ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक पे भी दिलाया जाए कि जिसके वजह से तुरंत ये जितने भी ये जो कांड जो लोग कर रहे हैं उनको तुरंत से तुरंत पकड़ लिया जाए और उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए, कि जिसके कारण आगे ऐसी कोई घटना ना बने। जी शोभित, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये घटना, बड़ी घटना निकलकर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, कुछ दिन पहले लखीमपुर में ही किसानों के साथ में जो है बड़ी घटना हुई थी, और इसके बाद हाथरस कांड अभी लोग भूल भी नहीं पाए, और इतनी बड़ी घटना फिर से लखीमपुर में हुई है। 2 बहनों के साथ में जिस तरीके से बर्बरता की गई है वो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही। लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है इस घटना को लेकर हरकत में आ गया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उनका भी ट्वीट के जरिए उनकी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और पुलिस ने लगातार छापेमारी करके 6 जो आरोपी हैं उनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। यह भी इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। खैर, बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। चिदंबरम का भाजपा पर निशाना, कहा थोक खरीदार एक दिन भारत के करीब सभी विधायकों को खरीद लेंगे। ये बड़ा आरोप जो है पी चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। खबर पर विस्तार से आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होने को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि 2014 के बाद से भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार है, और वो हर दिन जो है विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा आरोप देखा जा रहा है पी चिदंबरम के द्वारा, और इसी खबर पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारी साथी सहयोगी है मानसी। क्या कुछ अपडेट है, और किस तरीके से जो ये आरोप लगाया गया है इसके क्या मायने निकल रहे हैं? जी, आपको बता दूं शोभित जी कि अभी हाल ही में गोवा के जो 8 विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद पी चिदंबरम ने एक बीजेपी पर निशाना साधते हुए बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में एक ऐसा खरीदार आ गया है जो थोक खरीदार है, जो धीमे धीमे करके एक एक विधायक को खरीद रहा है, और इसी के साथ वो मतदाताओं का भी मजाक उड़ा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने उनकी तारीफ भी की। जो 3 विधायक है जो बीजेपी में शामिल हुए, वो 8 विधायकों के साथ नहीं गए, तो उनकी उन्होंने तारीफ भी की। आपको बता दूं कि इससे पहले केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा 20 करोड़ रुपए का लालच दे रही है और उनको खरीदने की कोशिश कर रही है, और ये आप देख ही सकते हैं, अब कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मानसी, लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही तौर पर सत्ता पे बैठी हुई, लेकिन सत्ता का वो दुरुपयोग कर रहा है, और विधायक जो हैं दूसरे पार्टी, विपक्षी पार्टी या विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उनको डराने के लिए ईडी का जो और सीबीआई का डर उनको दिखाया जा रहा है। ये भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं। इसी खबर पर हम जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो अभी पी चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके द्वारा जो है एक बयान सामने आया, बयान के माध्यम से जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, क्योंकि कल गोवा में जो हुआ वो सभी ने देखा किस तरीके से 11 जो है कांग्रेस के वरिष्ठ
लोग कहेंगे उनमें से 8 ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित, ये जो गोवा से जो कल खबर आई कि 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, कुल 11 थे, अब 3 बचे हैं कांग्रेस के पास। ये गोवा के लिए शायद नया है, गुजरात के लिए हम बात करें, गुजरात की राजनीति के लिए तो कुछ नया नहीं है। 2017 के बाद जो कांग्रेस गुजरात में सत्ता के नज़दीक पहुंच चुकी थी, यानी कि उसका आंकड़ा जो है वो समझो कि सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच चुका था, वो आज 22-24 अंक पीछे है। क्योंकि 2017 के बाद आज तक बहुत सारे एमएलए ने, बहुत सारे विधायक ने, बहुत सारे नेता ने, बहुत सारे नगर सेवक ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम दिया है। अब ये बात गोवा की कल आई, उसके पहले कहीं पे असम से आई थी, उसके पहले मणिपुर से आई थी, उसके पहले समझो अरुणाचल से आई थी। पक्ष कोई भी हो, देखो गोवा से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, गुजरात से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, कहीं पे कर्नाटका में ऐसा कुछ हुआ है, कई कई जगह पे राजस्थान में, लेकिन कहीं पर जब कांग्रेस ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, वहाँ पे उसके ही साथी पक्ष जो उनका छेड़ा फाड़ कर कहीं पे और चले गए हैं विपक्ष में, जैसे जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, तो मणिपुर से 6 विधायक चले गए, आसाम से भी चले गए, तो और अरुणाचल प्रदेश से चले गए। तो ये सब कुल मिला के बात वो हो रही है कि चिदम्बरम जी ने जो कहा, एक आरोप लगाया कि एक बहुत बड़ा खरीदार जो है वो बाजार में आ चुका है और राजनीतिक गलियारों से वो सबको खरीद रहा है। अब बात कुल मिला के वो तो है कि कुछ तो कहीं पे होता है जो पैसे से खरीदा जाते है कि नहीं, वो तो एक आरोप है। लेकिन ईडी है, सीबीआई है, देखो एक बात क्लियर है शोभित की, जो सत्ता में बैठा हुआ है या सत्ता का स्वाद जिसने चख लिया है, वो कहीं ना कहीं तो दूध के दूल्हे तो नहीं होते हैं। और ये सबकी पोलम पोल जो है वो सत्ता पक्ष, कोई भी पक्ष हो सत्ता में बैठा है, वो बखूबी जानता है। तो उसके जो तरीके रहते हैं, ईडी है, सीबीआई है, जो विपक्ष अभी बोल रहा है कि ये सब सरकारी मतलब जो है पैरोट है, लेकिन जब आप सत्ता में थे तब क्या था, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होता था। तो बात उतनी है कि आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो आपने 60 साल तक किया है वो आज भाजपा कर रही है, वो भी भाजपा बोल रही है, ऐसा मैं तो बोलता नहीं हूँ। तो बात वो है, चिदम्बरम जी जो आरोप लगा रहे हैं अभी तो कि वो भी नाणा मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, अभी कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस को बचाने की आवश्यकता है, कैसे बचाया जाए। तो कांग्रेस में जो माइनस पॉइंट जो है, तो बहुत सारे, गुलाम नबी आज़ाद हो या कपिल सिब्बल हो या मनीष तिवारी हो या अलग अलग नेता हो, शशि थरूर हो, G23 के सभी नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं कि एक ही परिवार और उसकी चाटुकारी ये जब हो रही है और कांग्रेस राज्यों में टूट रही है, राष्ट्रीय स्तर पे टूट रही है, 2014 के पास उसके पास कोई सत्ता पे पहुंचने का कोई आंकड़ा ही नहीं मिल रहा है। देखो यूपी में एक जगह पे वो सत्ता में थी कई सालों पे, आज डबल डिजिट पे वो नहीं पहुंच पाती है। और मतलब गुजरात में तो अभी कुछ तो वजूद है, ये 150 साल पुरानी पार्टी है, फिर भी देश में आज देखो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं, लेकिन क्यों सत्ता पे नहीं आती है। तो उसके कारण, उसके जो माइनस पॉइंट है वो ढूंढने चाहिए, नहीं कि ये वो अपने जो सत्ता पक्ष पे है उसको आरोप करे कि भाई ये खरीदार आ गए हैं। भाई खरीदार आया हुआ है, वो लोग वहीं पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बोल के जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। जी शोभित। देखिए तरह का घटनाक्रम हमने देखा गोवा में, उसमें विधायकों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम ही गाएंगे, पूर्व सीएम दिगंबर कामत का भी नाम शामिल है, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, छोटा अगर कोई विधायक जाता है तो शायद उतनी पीड़ा नहीं होती होगी, लेकिन जो
पिछले 10 सालों से या कई दशक से कांग्रेस का झंडा उठाकर जो है कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखे जा रहे थे। जब उस तरह का कोई वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी का दामन थाम ले तो निश्चित ही तौर पर कष्ट जरूर होता होगा कांग्रेस को। तो ये आने वाले समय में राजनीति का जो घटनाक्रम बदल रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का भी विषय है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त, ये भी एक बड़ा मामला है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि लगातार कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं हट रहा है। वो यही कह रहे हैं कि विधायकों को खरीद फरोख्त के जरिए जो है खरीदा जा रहा है। तो इस खबर में जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे भी इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे का बड़ा आरोप है कि महाराष्ट्र के हाथ से फॉक्सकॉन ही नहीं जबकि दवा पार्क परियोजना भी जो है महाराष्ट्र के हाथों से निकल गई है। कल उन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि इस खबर से जुड़ा हुआ रुख भी हमने देखा था, क्योंकि लगातार कल मीडिया में खबर चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और माध्यम जो था, बात का जो विषय था वो ये दवा कंपनी ही थी। तो इस खबर पर विस्तार से आगे चलते हैं और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन द्वारा गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई लगाने पर अब राजनीति तेज हो गई है। आदित्य ठाकरे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के हाथ से वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना ही नहीं बल्कि ड्रग पार्क परियोजना भी चली गई है, जिससे रोजगार जो है युवाओं के हाथ से निकल गया है और लगातार जो वर्तमान सरकार है वो युवाओं के साथ धोखा का काम कर रही है। ये बड़ा आरोप है आदित्य ठाकरे ने लगाया है और इसी मुद्दे पर हम जोड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी को। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये परियोजना पहले महाराष्ट्र में होनी थी, एक कंपनी लगनी थी और इसके बाद अब उसको गुजरात शिफ्ट कर दिया गया, क्या कुछ मायने हो सकते हैं इसको गुजरात ले जाने को लेकर? देखिए, अब कहने के लिए तो ये अनिल अग्रवाल साहब जो है वेदांता के, उन्होंने कहा है, जो सीईओ है उनके, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमारे जो व्यापार की जो रणनीति होती है, जो हमको प्रोफेशनल एजेंसीज जो है वो सर्वे करती है, फिर वो सलाह सूचना देती है, मार्गदर्शन देती है, उसके तहत हमको ये बताया गया कि ये जो उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं वो अगर गुजरात में करेंगे तो आपके लिए अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम तो उन्हीं की सूचना और उन्हीं के सजेशन को लेकर मानकर गुजरात में हमने शिफ्ट होने का फैसला किया है। अब ये एक बयान है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अब देखिए, जब ये महाराष्ट्र में निवेश करने की बात सोची गई थी तब तो वहाँ महाअघाड़ी सरकार थी, मतलब कि शिवसेना थी, शिवसेना के साथ कांग्रेस और ये एनसीपी। अब वहाँ शिंदे जो शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, अब वो वहाँ वो सरकार है। इसलिए विपक्ष में अब जो बैठे हैं, शिवसेना हो, एनसीपी हो, सुप्रिया सुले ने भी बहुत बड़ा हमला किया है, उद्धव ने भी निवेदन दिया है, आदित्य ठाकरे की आप बात कर ही रहे थे, इन सब ने अभी जो है हमला बोल दिया। सबके निशाने पर शिंदे हैं। उनका कहना है कि शिंदे की वजह से ये निवेश जो महाराष्ट्र में होना था वो अब नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अब ये दर्शकों को बता दें कि ये कंपनी जो है मिलकर सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली है और सेमीकंडक्टर्स जो हैं, स्मार्ट ग्लासेस जो हैं और इस तरह के उत्पादन आप अभी तक दुनिया में सिर्फ 3 देशों में होते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये जब शुरू होगा तो ये हम चौथे देश बन जाएंगे और उसके फ़ायदे जो है इलेक्ट्रॉनिक और चाहे स्मार्टफोन, हर एक जो भी चीज़ें स्मार्ट हैं उन सब चीज़ों के दाम से लेके उनके परफॉर्मेंस से लेके बहुत उसमें प्रभाव और असर पड़ेगा। तो ये कुछ 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अभी, मतलब डॉलर में पकड़ के चलें तो $20 बिलियन के आसपास का वो निवेश अभी शुरुआती तौर पे इस प्रोजेक्ट में करेंगे। उसमें भी फेजेस होते हैं शोभित भाई, ऐसा तो नहीं है कि एक साथ $20 बिलियन डाल दिया आपने, उसमें भी फेज़ लगते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इस तरह के फेजेस बनते हैं। तो ये अब शुरू होने जा रहा है। अब कह रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर ही एक ज़मीन जो है उसका भी एक इस जहाँ पे ये प्लांट लगाना होगा तो गुजरात सरकार वो ज़मीन भी उनको उनके हाथ में दे देगी, उनको सौंप देगी और फिर जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होती है, जो भूमि पूजा हम करते हैं, वो सब भी वहाँ 15 दिन के बाद वो कर दिया जाएगा और हो सके उतनी तेज़ी से वहाँ पे इस पूरे यूनिट
की स्थापना से लेके काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। पर महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर राजनीति अब गर्म होती हुई हम नजर आ रही, हम देख रहे हैं। और शिंदे को इस पूरे हमले का सामना अकेले अभी करना पड़ा, क्योंकि देखिए भाजपा के कोई नेता बोल नहीं सकते ना इसमें, क्योंकि भाजपा वहाँ भी सत्ता में है पर भाजपा यहाँ भी सत्ता में है। और क्योंकि ये तो नरेंद्र भाई का पेट स्टेट है ना, ये तो होम स्टेट है गुजरात, तो वहाँ जो भी जाएगा उसका कोई विरोध कर नहीं सकता है। तो फडणवीस के लिए थोड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन है अभी कि वो क्या जवाब देंगे, इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे इस मामले में कोई बयान दे सकते हैं। और शिंदे कुछ भी बोलेंगे तो फंसेंगे। तो अब कुछ ऐसी स्थिति वहाँ उनकी बनी हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर एक राज्य को अपने भले के लिए सोचना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। गुजरात के लिए फ़ायदा ये है कि इतना ये निवेश अगर आता है और ये चीज़ें यहाँ बनती है तो रोज़गार से लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है युवाओं को गुजरात में बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज जो रखने वाला या पढ़ाई करने वाला यूथ है, और वो लोग जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद जा रहे हैं, कुछ लोग देश छोड़ के भी जा रहे हैं। तो हो सकता है उनको यहाँ पे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो और देश के अन्य हिस्सों से भी लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो कोई इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। पर इस पूरे मामले में जो फंसे हैं वो शिंदे है, और इसका जितना भी रस निचोड़ना होगा वो ये एनसीपी और शिवसेना जो है और कांग्रेस जो है वो निकालती रहेगी। देखिए, आदित्य ठाकरे का बयान उस समय आया है जब ये घटनाक्रम देखा गया। आदित्य ठाकरे शिवसेना यूथ विंग के जो है प्रेसिडेंट भी हैं, और उसको लेकर वो लगातार पिछला उनका जो उन्होंने जन रैली को संबोधित किया था उसमें बड़ा हुजूम उनके साथ देखने को मिला था, और उस हुजूम को जोड़कर देखा जा रहा था कि शिवसेना के साथ में भी आज उनका वोट बैंक साथ खड़ा हुआ, और जब चुनाव होंगे तो रिजल्ट सबके सामने होगा। ये खुद आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट था। लेकिन एक सवाल ये निकल कर आता है, जब कोई बड़ी कंपनी महाराष्ट्र में निवेश को तैयार हो जाती है और जब कुछ उसकी पूरी रूपरेखा बन के तैयार हो जाती है कि हाँ अब हमें इस महाराष्ट्र में यहाँ पर अपनी एक औद्योगिक इकाई लगानी है और उसमें निवेश करना है, और निश्चित ही तौर पर कोई बड़ी कंपनी आती है तो सीधा उसका फायदा युवाओं को होता है, क्योंकि रोजगार के माध्यम बनते हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि जिस तरीके से जब सब कुछ फाइनल हो गया था एमवीए सरकार में, और फिर जब शिंदे सरकार बनी तो ये प्रोजेक्ट जो है गुजरात की झोली में डाल दिया गया। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित है। ये कहीं पर्दे के पीछे की कोई मिली एक सीधी और स्पष्ट सूचना, आदेश के रूप में मिली सूचना से प्रेरित हो सकता है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। क्योंकि गुजरात में सर चुनाव भी होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी उठाएगी युवाओं के सामने कि देखिए इतनी बड़ी कंपनी जो है गुजरात में आ रही है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है। मुद्दा नहीं हो सकता शोभित जी, चुनाव का ऐसा मुद्दा नहीं हो सकता जिसके चलते आप चुनाव में आप जो है वो जीत हासिल करते हैं। वन ऑफ दोज पॉइंट्स जो कहते हैं उसमें से एक हो सकता है ये। पर मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं कुछ और ये मैं बताना चाहूँगा। ये देख रहा हूँ कि गांधीनगर के बिल्कुल बगल में गिफ्ट सिटी जो है उसका एक निर्माण ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत जो इंटीरियर काम है वो चल रहा है, और नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ये प्रोजेक्ट की उन्होंने शुरुआत की थी, और तब उनका ये मानना था, इनकी सोच ये थी, उनका विजन ये था कि जैसे हांगकांग है, या जैसे आप समझ दुबई में फ्री ट्रेड होता है, ठीक है, जैसे मैनहट्टन है, तो दुनिया में जो ऐसे कुछ बड़े प्रसिद्ध प्रमुख ऐसे स्थल इलाके हैं जहाँ उद्योग व्यवसाय के लिए विशेष रियायतें होती है, विशेष सुविधा होती है, और वहाँ लोगों को आकर्षित किया जाता है कि वहाँ अपना हेडक्वार्टर बना दें। अभी हमारे देश में वो जगह जो है वो मुंबई की है। मुंबई नेचुरल वे में देश के ऑलमोस्ट सभी प्रमुख उद्योगों का और प्रमुख व्यापार जो करता है उनका एक हब वहीं होता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पकड़ लो, या आप क्वीन नेकलेस पर, मरीन ड्राइव पर हुई जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और जो पुरानी ऑफिसेस में जो ये कंपनीज के सब जो हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं वो पकड़ लो आप, तो आरबीआई भी वहीं है। अब हमको जो समझ में आ रहा है ये आ रहा है कि गिफ्ट सिटी में हमने सुना है कि बैंकों को कहा गया है, आरबीआई को भी कहा गया है, इसके हमारे पास साक्ष्य तथ्य नहीं है लेकिन सुना है हमने कई सूत्रों से कि उनको कहा गया है कि आप अपनी हेडक्वार्टर को अब गिफ्ट सिटी में शिफ्ट करने के लिए आप जो है तैयारी शुरू करिए। मतलब ये बड़ा फोर्सफुली कहा गया है। तो हमको सुनने में आया कि शायद आरबीआई भी मूव कर रही है,
शायद SBI भी मूव कर रही है, और ये तो SBI से बड़ी बैंक तो इस देश में कोई है ही नहीं। तो उसके साथ साथ बहुत सारे जो ऐसे उद्योग या व्यापार करता जिनका हेडक्वार्टर कहीं और है, तो उनको कहा गया कि आप गिफ्ट सिटी भाई, हमने इतना बड़ा, इतना शाहकार जो अद्भुत रचा है वो आप ही के तो लिए रचा है। अब तब के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री है, तो अब जब कहते हैं तो वो प्यार से ही क्यों ना कहते हो, लेकिन उसमें एक जो वजन होता है ना सुब्रत भाई, वो वजन कोई उठा नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक हम देखेंगे 2024 तक। आप अभी मैं आपको कह रहा हूँ 2024 तक हम ये देखेंगे कि ये बहुत सारे लोग जो हैं गिफ्ट सिटी में आ जाएंगे। इनका भी जो मेन हेड ऑफिस बनेगा ये वेदांता फॉक्सकॉन का, आप देख लिया, वो भी वहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि इस सोची समझी एक जो नीति है उस पर अमल करवाने की कोशिश के चलते ये वेदांता फॉक्सकॉन जो है उनको कहा गया है कि आप गुजरात में अपना प्रोजेक्ट जो है शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आदित्य ठाकरे का ये बयान, ये आरोप जो है उन्होंने कल दिया है, उसका जवाब शिंदे सरकार कैसे देती है। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर पूरे दिन बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। धरती जयकारा।